अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप देखिए। स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन ट्रेस करने के लिए हमने एक राइट हैंड रूल कंसर्निंग टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है, वो आपसे दोबारा से पूछा जा रहा है। तो ज़रा देखिए इसका आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप बच्चों ये देखिए कि वी हैव टू वेक्टर्स इन प्लेन। लेट्स से दैट वन इज वेक्टर बी और इसको आप कह लीजिए ये है लेट्स से वेक्टर ए। अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए जो राइट हैंड रूल है वो पढ़ा हुआ है। हमने करना ये होता है कि अगर आप डायरेक्शन इसकी ट्रेस करना चाहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आप फर्स्ट वेक्टर पे यानी कि जिसको आप फर्स्ट वेक्टर कहेंगे उस पे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है। तो ये जो इरेक्ट थंब होगा ये आपको डायरेक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर देगा। तो जरा देखिए हमारे इस केस में ए अगर आप फर्स्ट वेक्टर चूज कर रहे हैं तो आप बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ये एंगल थीटा है लेट्स से वेक्टर ए और बी के बिटवीन। तो आपको इस प्लेन के बिल्कुल अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। अब हम आउटवर्ड तो नहीं ड्रॉ कर सकते, इसीलिए आप इस डायरेक्शन को यहाँ स्ट्रेट शो करवा दीजिए एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। और इसको चूंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आया है, इसको आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप भी कह सकते हैं। और ये चूंकि आउटवर्ड डायरेक्शन थी तो इसको आप पॉजिटिव इमेजिन कर लीजिए। अगर आप इसका दूसरा केस देखें, ये हमने ए क्रॉस बी के लिए जो राइट हैंड रूल है वो अप्लाई किया है। तो सेकंड केस के लिए भी अगेन सेम होगा कि लेट्स से अगर आपका बी फर्स्ट वेक्टर है, ए सेकंड वेक्टर है, तो बी पे अपनी आप राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे, ए की तरफ कर्ल कर देंगे तो थंब इन इस प्लेन के बिल्कुल इनवर्ड यानी कि परपेंडिकुलर आएगा। तो उसको आप डाउनवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं और ये डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएंगी। तो अगर आप राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट इसकी ये है कि प्लेस द, आप साथ साथ इसको नोट डाउन कीजिए, प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड on first vector and curl towards the second vector through smaller angle then erect thumb, जो हमारा सीधा अंगूठा होगा, erect thumb will give the direction of that specific vector product। तो बच्चों इसकी ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफाइन इम्पल्स शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स का आपने लेक्चर पहले भी लिया हुआ है, सेम आपने इसका रिस्पॉन्स करना है। इम्पल्स क्या होता है? जब किसी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रही होती है तो इसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, अगर आप एक सिक्के को टॉस के लिए थ्रो करते हैं तो आपका ये जो थंब है ये बहुत ज़्यादा फोर्स उस कॉइन के ऊपर जस्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्ट करवा रहा होता है, इसको इम्पल्स कहा जाएगा। तो यही आप इसकी डेफिनेशन में ऐड करेंगे कि इम्पल्स की डेफिनेशन क्या बनती है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट फॉर very
short interval of time, then ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ force and that short interval of time is called impulse. So dear students, ये इसकी डेफिनेशन होगी और फार्मूला इसका ये है, आई इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ तक इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। सेकंड है, उसने कहा है कि ये बताइए मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, रिलेशन विद मोमेंटम। प्यारे बच्चों, मोमेंटम के साथ रिलेशन ट्रेस करने के लिए आपने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा हुआ है, दैट इज एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप टाइम को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच इक्वल्स डेल्टा पी। तो एफ मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है ये इम्पल्स को शो कर रहा है, इसको आप आई लिखेंगे, और डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, सो एम वी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या आप इसको सिंपली यूं लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू सिंपल चेंज इन मोमेंटम। तो ये आपको मोमेंटम का जो रिलेशन है इम्पल्स और मोमेंटम का इस फार्मूला से मिल जाएगा। ये इम्पल्स की और एक डेफिनेशन भी तो बन गई है ना, कि चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स। तो यहीं से आपको मैंने एक और शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटिव टॉपिक में कवर करवाया था कि मूविंग बॉडीज में इम्पल्स होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा उनके मोमेंटम के चेंज होने पे। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो इम्पल्स है, अदरवाइज नहीं। इस तरह बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.3, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हम ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमेशा इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, और सेकंड फैक्टर है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपने माइंड में रखनी है फॉर इम्पल्स इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अब देखिए इसके साथ हम अटैच करेंगे एक एग्जाम्पल। बच्चों, जो इसकी एग्जाम्पल है वो है बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल। आप एक बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर चेक कीजिए। बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर ये है कि लेट्स से आपके पास एक बॉल है और आपने उसको, हार्ड बॉल है और इसको थ्रो कर दिया है ऑन मार्बल फ्लोर। सो जब आप इसको थ्रो करेंगे, लेट्स से इसमें नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस होता है, ये यहाँ स्ट्राइक करती है और नियरली अपनी इनिशियल हाइट को रीगेन कर लेती है। सो ये जो इस तरह का बिहेवियर होगा कि जिसमें सिस्टम जो है उसमें आप देखते हैं कि बॉल को आपने स्ट्राइक किया और वो नियरली अपनी इनिशियल हाइट को रीगेन कर लिया है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इसी तरह बच्चों अगर आप सेकंड केस देखें वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में
आप जानते हैं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। बट सेकंड थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसमें अगर आप बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर देखें तो इसमें लेट्स से हम जो फ्लोर है, यहाँ पे हमने कहा था मार्बल फ्लोर, ये है इलास्टिक कोलिजन के लिए। अब हम कहते हैं सैंडी फ्लोर, ठीक है, मिट्टी का कोई फर्श है, उसके ऊपर आपने वही हार्ड बॉल को थ्रो कर दिया है, आपने उसको फॉल करवाया है। जैसे ही बच्चों ये जाके स्ट्राइक करेगी, ये अपनी एनर्जी कंजर्व नहीं रख पाएगी और ये अपनी जो हाइट है वो इनिशियल कभी भी गेन नहीं कर सकती। सो यहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेस्ट में आ जाएगी। सो ये डियर स्टूडेंट्स, आप इसका अगर थ्योरेटिकल ओवरव्यू देखें तो यहीं से आप डेफिनेशन और ये एग्जांपल देके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दोनों में ही कंजर्व रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड फोर्स के इक्वल वेरीफाई कीजिए। इसके लिए आप ये इमेजिन कर लें कि लेट्स से एक व्हीकल है, एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी वी से ट्रैवल कर रही थी और आफ्टर सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कुछ इजाफा हुआ है और फाइनल वेलोसिटी इसकी है वी और वेलोसिटी चेंज होने के दौरान जो वेरिएबल है हमारा वो एक्सेलरेशन है, इसी तरह कुछ टी टाइम भी लगा है। अब एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो इट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल होता है जी एम ए के। तो आप ये जो ए की वैल्यू है इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। सो एफ इज इक्वल टू एम, ए रिप्लेस हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल टी। तो इसको आप लिख सकते हो, एम को आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाय डेल टी। सो एम वी एफ इज फाइनल मोमेंटम, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फाइनल मोमेंटम होगा, वी एफ और मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इज इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल गया कि दैट न्यूमिनेटर फैक्टर इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकंड स्टेटमेंट के पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आल्सो स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों यही रिजल्ट हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल P बाय डेल टी। सो इस तरह से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 2.5, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों कंजर्वेशन स्टेटमेंट हम ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन isolated system
is always remains conserved. अब नेक्स्ट आपको इसी क्वेश्चन का पार्ट पूछा हुआ है, कह रहा है आल्सो राइट द कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स, यानी कि ये कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होल्ड करेगा, इसकी कंडीशन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन है कि सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए। इट होल्ड्स ओनली, सिर्फ तब होल्ड करेगा when system is isolated। अब चूंकि आपने आइसोलेटेड का जिक्र करना है यहाँ पे, तो आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन भी लिख दीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स फोर्स ना एग्जर्ट करे। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी exerts any force। सो इस तरह से आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम कवर करते हैं, आप क्विकली इसके नोट्स बना लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो क्वेश्चन है जी 2.6 कि शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is maximum at 45 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, vi² sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये रेंज का फार्मूला है। अब आप देखिए कि हमारी सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है vi और जो वैल्यू ऑफ जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हम ट्रीट कर रहे हैं एज कांस्टेंट। जब हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ फिक्स कर लेंगे और जी की वैल्यू भी फिक्स कर लेंगे, तो अगर आप देखें तो हमारी जो रेंज है इट इज डायरेक्टली रिलेट विद साइन 2 थीटा, ये रिलेशन होगा। मतलब हमारी रेंज टोटली डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा पे। तो अगर हम रेंज को ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा। सो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इक्वल होती है 1 के, यानी कि साइन 91 के इक्वल होता है, दैट इज द मैक्सिमम आंसर। तो आप साइन 2 थीटा को 1 इक्वल रखें, तो यहाँ से अगर आप थीटा ट्रेस करें तो साइन इस साइड पे साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। और डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप थीटा निकालें तो ये 90 डिग्री बाय 2 विच इक्वल्स 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। और आप इस एंगल को लेट्स से इसको इक्वेशन ए कह लें, इसको आप बी कह लीजिए और इसको आप पुट कर दें इक्वेशन ए में। आप पुट करें तो आपको बैक्स रेंज का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज vi² साइन 2 थीटा। सो 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाय जी, 2 इंटू 45 इज 90, सो vi² साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय जी, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो मैक्स रेंज का जो फार्मूला आपको मिल गया है
वो है बच्चों वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो इसको ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ट्रेस करना है हमने टू रीच द मैक्स हाइट। ये हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को अगर आप ड्रॉ करें तो सिचुएशन कुछ यूं है कि एक्स और वाई एक्सिस में हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। तो जब वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा है, सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो जस्ट आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ तक का जो टाइम है वो ट्रेस कीजिए। अब टाइम ऑफ होल फ्लाइट अगर आपको कहा जाता तो वो 2vi sin थीटा डिवाइड बाय जी जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन हाफ फ्लाइट का टाइम हमने ट्रेस करना है। तो इसके लिए आप देखिए कि हम जो डेरिवेशन यूज करेंगे बच्चों, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। अब आप देखिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका अगेन से ताल्लुक है वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस करें सो वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब आप देखें मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल हमारा पहुंच जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। इस पे हमने ऑलरेडी बात की हुई। और इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किसके इक्वल होगा, ये भी हम जानते हैं, वी आई वाई इक्वल होगा वी आई साइन थीटा के। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड से लॉन्च किया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स माइनस जी। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ यूज करें, वी एफ वाई 0, वी आई वाई है वी आई साइन थीटा, ए वाई माइनस डी के इक्वल सो माइनस डी टी, या इसको रीअरेंज कीजिए, टाइम की वैल्यू हमने निकालनी है प्लस जी टी, वी आई साइन थीटा, टी निकालिए तो ये आ जाएगा वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आप इसको कह लें। इस तरह से आप इसको डिराइव करें। नेक्स्ट हमारा फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। ये न्यूमेरिकल टाइप है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन, इसको आप आर मैक्स कह लें, दिस इज इक्वल टू 800 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल जब हम इसको लॉन्च करेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इसके लिए हम हाइट का फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम ये बात जानते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन होती है वी आई स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब इसी फार्मूला में हमने मैक्सिमम रेंज को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी, ये हम सेपरेट कर लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इसको आप सेपरेट कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप देखिए, ये मैंने आपको यहाँ डिराइव भी करवाया था कि मैक्सिमम रेंज इक्वल होती है वी आई स्क्वायर बाय जी के, तो इसकी जगह पे आप फार्मूला चेंज कर सकते हैं आर मैक्सिमम, लाइक ये जो वैल्यू है ये आर मैक्सिमम के इक्वल है, और बाकी आप सेम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। सो ये शॉर्टकट फार्मूला बन गया, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो हाइट इक्वल्स, रेंज मैक्सिमम है 800 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 60 डिग्री के डिवाइड बाय 2, ये इससे कैंसल आउट हो गया। सो ये आ गया 400 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। आप कैलकुलेटर से साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री ट्रेस कीजिए, या आप इसको यूं लिख लें कि साइन 60 निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, तो आपको बच्चों ये आंसर मिल जाएगा 299.9 मीटर के इक्वल, या आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 300 मीटर। सो इस तरह से आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो कि टोटल 5 हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।